हेलो एवरीवन। आज हम लोग केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर जो है उसको रिवाइज करेंगे। रिवाइज इन द सेंस कि हमको इसमें से जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, उसको हमको कवर कर लेना है। ओके। क्योंकि ये चैप्टर जो आपका यूपी बोर्ड है उसमें एग्ज़ाम तो होना नहीं है। आपको बस पॉइंट के बारे में और जो इसमें इम्पोर्टेंट है, जहाँ से आप कंपटीशन की दुनिया में आप थोड़ा सा फास्ट हो सकते हैं, वो पॉइंट हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। और जो रीडिंग बेसिकली हम लोग एनसीईआरटी की करेंगे, और रीडिंग को करने से पहले आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है वो हम लोग देखेंगे। देखो, बुक की रीडिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। रीज़न ये है कि बुक के रीडिंग से आपको वो चीज़ें भी पता चलती है कि जो टीचर पढ़ाते टाइम मिस कर देते हैं। आपको जस्ट रिमेंबर कि कैसे क्या इसमें पॉइंट्स वगैरह हैं, और इसको आपको मेमोराइज़ कर लेना है। क्योंकि आप समझो कि एग्ज़ाम वगैरह जो होते हैं कहीं से भी पूछ सकते हैं। एनसीईआरटी बहुत ही इम्पोर्टेंट है केमिस्ट्री के लिए। हम लोग यहाँ से चालू करेंगे। केमिस्ट्री का जो फर्स्ट टॉपिक है यूनिट 1 है। ओके। देखते हैं। देखिए, इसमें मैं उसी टॉपिक को पढ़ूंगा, पूरा पढ़ूंगा नहीं, इसमें बस जो इम्पोर्टेंट्स हैं उसको बारे में बताऊंगा। ठीक। तो देखिए क्या होता है कि यहाँ पर जैसे विज्ञान को मानव द्वारा प्रकृति को समझने और उसका वर्णन के लिए ज्ञान को व्यवस्थित करने के निरंतर प्रयास के रूप में देखा जा सकता है। ठीक है ना। तो विज्ञान क्या करता है? विज्ञान आपका देखिए प्रकृति का जो नियम होता है उसको समझता है, उसका वर्णन करता है। इसके लिए विज्ञान का यूज़ किया जाता है। ठीक है ना। और ये पूरा चीज़ अगर केमिकल प्रोसेस देखोगे तो इसमें कुछ आप लोग देखते होंगे, दूध से दही बनना। ठीक है ना। लंबे समय से गन्ने के रस को रखोगे तो उससे सिरका बनाया जाता होगा। आप लोग देखेंगे जामुन वगैरह से भी लोहे में जंग लग जाना। तो ये सब क्या होता है? कुछ केमिकल प्रोसेस इसके अंतर्गत होते हैं, जिसमें आप देखोगे कि उसको रिवर्स नहीं किया जा सकता है। यानी कि एक बार सिरका बना है तो उसको गन्ने का रस में कन्वर्ट नहीं कर सकते, दही है तो दूध में कन्वर्ट नहीं कर सकते, एंड सो ऑन। इस प्रकार की चीज़ें आप लोग डेली लाइफ में देखते होंगे। ओके। अगर आप लोग देखेंगे कि रसायन थोड़ा सा क्या है कि बहुत ही ज़्यादा देखिए इम्पोर्टेंट इन सेंस में है कि वो मटेरियल को बहुत बारीकी से एनालाइज करता है, और उसमें जितना भी प्रोग्रेस होते हैं, जितना भी चेंजेस होते हैं, और कितनी एनर्जी इन्वॉल्व होती है, वो सब चीज़ों के बारे में इसमें स्टडी किया जाता है। ओके। कि अब यहाँ पर देखोगे कि हम लोग केमिस्ट्री का डेफिनेशन यहाँ पे दिया है कि रसायन विज्ञान है एक प्रकार के। विज्ञान उसी को बोला जाता है जिसमें लॉजिकल फैक्ट होते हैं, यानी कि आप लॉजिक देंगे कि ये किसी चीज़ को प्रूव किया जा सके। ओके। उसका कोई लॉजिक हो, उसी को हम लोग बोलते हैं साइंस। ये बात ध्यान रखिए, जिस चीज़ का प्रूफ दिया जा सके, जिसमें कुछ लॉजिक हो, एक्सप्लेन किया जा सके, उससे रिलेटेड एक्सपेरिमेंट किए जा सके, तो उसको हम लोग बोलते हैं कि ये एक क्या है, ये आपका साइंस है। ओके। अगर आप लोग देखोगे तो विज्ञान में क्या करते हैं, रसायन में पदार्थों का संश्लेषण, संगठन, गुणधर्म और अभिक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। ठीक है ना। पदार्थों का संश्लेषण होता है कि कोई मटेरियल को बनाया जाता है किसी अन्य रिएक्शन के प्रोसेस के द्वारा, और उनके प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। ठीक है ना। केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी बार बार पढ़ेंगे, रासायनिक और भौतिक गुण। तो केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, रासायनिक प्रॉपर्टी क्या होती है, उन सब के बारे में भी स्टडी किया जाता है। ठीक। और उनसे रिलेटेड जितने भी रिएक्शंस होती हैं वो भी हम लोग कवर करते हैं। अगर आप लोग देखोगे रसायन विज्ञान का विकास, तो इसका विकास ये बहुत ही ज़्यादा देखिए बहुत पहले से ही ये रसायन विज्ञान यूज में आया हुआ है। जैसे अगर आप लोग पारस पथरी के बारे में बताया था आपको कि ये क्या करता है, लोहे और तांबे की वस्तुओं को सोने में बदल देता है। तो ये एक इमेजिनरी चीज़ है, कोई रियल चीज़ नहीं है कि कोई मटेरियल को ऐसे टच करने पर वो कन्वर्ट हो जाए। मतलब ये काल्पनिक है, पुराणों कथाओं में ये इसके बारे में बताया गया है। अमृत एक मटेरियल है जिससे मतलब आप अगर इसको ग्रहण करते हो तो आपके शरीर का जितना भी बॉडी पार्ट है बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाता है और यंग रहता है, तो आप कभी भी वृद्ध नहीं होंगे, न मरेंगे। तो इस प्रकार की चीज़ों को हम लोग देखते हैं इसके अंतर्गत। ओके। अगर आप लोग नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट स्लाइड में जो जो इम्पोर्टेंट है बस उसी को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं।
सो आपको कोई दिक्कत लेने की बात नहीं है। जैसे बहुत पहले समय में भी, जैसे भारत में बहुत पहले से ही, जैसे आप देखोगे कि धातु कर्म होता चला आ रहा है, ठीक है ना। जैसे धातु कर्म क्यों किया जाता था, ताकि जो हथियार्स वगैरह हैं, राजा महाराजा होते थे, वो लोग क्या करते थे, मिल्टिंग विल्टिंग करके अपना तलवार भाला ये सब बनाते थे, ठीक ना। औषधि होती थी तो उनमें कांतिवर्धक, यानी कि जो चीज़ें शरीर को शाइनिंग करती थी, यानी कि क्रीम वगैरह समझ सकते हैं, कांच होता था, वो भी बहुत पहले से यूज़ किया जाता था। डाई यानी कि कपड़ों वपड़ों को रंगने के लिए, सो इसका भी यूज किया जाता था, तो बहुत पहले से ही। अगर मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में देखोगे, पंजाब में जो हड़प्पा है वहाँ पर, कि वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें मिली हैं, जैसे पक्की ईंटें तो इम्पॉर्टेंट है वहाँ पर भी, ठीक है ना। और मिट्टी के बर्तन, तो मिट्टी के बर्तन क्या है, ये सब मतलब टेक्निक पता होना चाहिए कि किसी चीज़ को पक्की ईंटें बना देना है, कि आपको पता होना चाहिए कि कच्ची ईंटें बहुत कम चलती हैं, लेकिन उसके कंपेयर में पक्की ईंटें बना देना आज से 4,500 साल पहले, दैट इज़ अमेजिंग। ओके। और मिट्टी के बर्तन बना देना उस टाइम ऐसे सोच के, और समझो कि ये बेसिकली जो हड़प्पा सभ्यता थी, ये पाषाण काल का, जो नव पाषाण काल था उसका, उसी की स्टेज में की थी। तो उस टाइम पे इस प्रकार की थिंकिंग होना कि पक्की ईंटों को बना देना, अपने आप में बहुत अद्भुत है। देख, और भी अगर आप लोग देखोगे कि मोहनजोदड़ो में ग्लेज किए हुए मिट्टी के बर्तनों के अवशेष हैं, ठीक है ना। ग्लेज वगैरह होता है निर्माण कार्य में, जिप्सम सीमेंट, ठीक ना। तो इसका प्रयोग ये याद नहीं रखना है आपको, और बस यही सब देखना है कि टीन वगैरह थे, ठीक है। और तांबे की कठोरता को भी थोड़ा सा इम्प्रूव करते थे। ये सब पूरी चीज़ें हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में, जब चैप्टर आएगा तो मेटलर्जी का हम लोग वहाँ पे देखेंगे। अगर आप लोग देखोगे, तक्षशिला था, ठीक है। तक्षशिला जहाँ से ये चाणक्य पढ़ा था, वहाँ का टीचर था ये। तो तक्षशिला में भी क्या हुआ है, कांच की वस्तुएं प्राप्त हुई है, ठीक है ना। कांच समझ लो प्राप्त कर लेना अपने आप में बहुत अद्भुत है। उसकी कला और वो किस प्रकार से बनाया जाता है भी, उसके बारे में मतलब ज्ञान प्राप्त कर लेना अपने आप में बहुत ही अद्भुत है। ओके। सो अगर आप लोग और देखोगे इसमें, तो भारत में जैसे धातु कर्म जो है ये बहुत पहले से है। ये इतिहास भूगोल है, इसमें आपको पढ़ना नहीं है बहुत ज़्यादा, ठीक है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में आपको समुद्र से कैसे नमक निकाला जाता है इसके बारे में भी बताया गया था कि क्या क्या है। तो केमिस्ट्री का डेवलपमेंट देखो कि नमक के बारे में कितना बहुत पहले से ही समुद्र से कैसे उसको सुखाना है, नमक की खेती कैसे होती है, उसमें बताया गया है। अगर वैदिक कल्चर देखोगे उसमें, तो वैदिक कल्चरों में भी बहुत सारा ऐसा पॉइंट है जो आज के चीज़ों से मेल खाता है। जैसे तांबे के बर्तन उसमें बताए गए हैं, लोहा सोना चांदी के आभूषण, ठीक है ना। टेराकोटा तस्तरियाँ हैं, ठीक है ना। और उसके बाद चित्रकारी की हुई मिट्टी के स्लेटी वगैरह जितने भी चीज़ें हैं वो उसमें बताया गया है। और चरक संहिता में देखोगे आप लोग, उसमें देखो सुश्रुत संहिता में क्षारकों का महत्व समझाया गया है। वही चरक संहिता में देखोगे तो जिसमें सल्फ्यूरिक अम्ल का जिक्र है, नाइट्रिक अम्ल का जिक्र है, और तांबा टीन है, जस्ते के ऑक्साइड है, और तांबा जिंक, लोहे के सल्फेट, सीसा, लोहा कार्बोनेट का बनाना आता था। ये सब चीज़ें वहाँ पर बताया गया है। अब जो चरक संहिता उसमें सल्फ्यूरिक एसिड नहीं लिखा है, उसको कुछ अलग नाम दिया गया होगा, ठीक ना। वो नाम क्या होगा वो चरक संहिता पढ़ने पर ही पता चलेगा। सो आपको बस ये पता करना है कि ये नाइट्रिक अम्ल और तांबा, ये टीन वगैरह जो है, जिंक के ऑक्साइड वगैरह, तो वो ये सब चीज़ें, ये बेसिकली जो डिक्शनरी है ये आया है वेस्टर्न से। तो हम लोग बहुत पहले का डिक्शनरी, अपना इंडियन डिक्शनरी या संस्कृत में लिखा होगा इसके बारे में कुछ। और कुछ देखोगे तो रसोपनिषद में बारूद बनाने का विवरण मिलता है। तो बारूद जो है रसोपनिषद में मिलता है। तो यहाँ पे बारूद एक्चुअल में चाइना में डिस्कवर किया गया था, और वहाँ से पूरी दुनिया में फैला, और अपने हिसाब से लोग बारूद बनाने लगे, उससे तोप वगैरह डेवलप हुआ। नेक्स्ट अगर देखोगे तो इसमें कुछ ज़्यादा वो नहीं है। तमिल साहित्य में भी गंधक हुआ, चारकोल, साल्ट पीटर होता है, पोटेशियम नाइट्रेट को पारा होता है, कपूर बनाने के उपयोग से पटाखे बनाने का विवरण है तमिल साहित्य में। सो वहाँ पर भी आप लोग देख सकते हो। अगर नेक्स्ट देखोगे तो नागार्जुन एक महान वैज्ञानिक हुए थे, वह एक विख्यात, तो इनके बारे में भी थोड़ा सा देख लो। नागार्जुन अगर पूछा जाता है कि वो क्या थे, तो एक वैज्ञानिक थे, और वो रसायनज्ञ थे, एल्केमिस्ट थे, और धातु विज्ञानी थे, ठीक है। और
उनकी एक रचना है रस रत्नाकर, पारे की यज्ञों से संबंधित है। यानी पारा क्या होता है, वही जो ब्लड प्रेशर वगैरह आप जब नापते हैं तो उसमें कुछ ऊपर चला जाता है, नीचे आ जाता है। थर्मामीटर में भी भरा होता है, जिसमें डॉक्टर स्केलिंग देखता है तो बताता है कि आपको 101 102 बुखार है समथिंग। ओके, सो यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो इससे संबंधित है। अब यहाँ पे कुछ और इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ककरपाड़ी, ये इन्होंने मर्क्यूरिक सल्फाइड की खोज की थी, साबुन की भी खोज की थी, ठीक ना। ककरपाड़ी यहाँ पर भी समझ सकते हो। और अजंता और एलोरा की गुफाएं जो है महाराष्ट्र में हैं, वहाँ पर भी चित्रकारी कुछ ऐसी की गई है। सो देख सकते हैं आप लोग कि क्या है यहाँ पे। ऐसा उतना इम्पोर्टेंट है नहीं आपको, क्योंकि ये एग्ज़ाम है, ये सब पूछा नहीं जाएगा, और जहाँ से पूछा जाएगा मैं पढ़ाऊँगा आपको वहाँ पे डिटेल से। सो ये इंट्रो पार्ट है, तो बस देख लीजिए। अर्थरवेद में जैसे कुछ चीज़ों का है, हल्दी का जिक्र है, मदेर का, सूरजमुखी, हड़ताल, करमीज और लाख के पेड़ होते हैं, या उसको भी रंगने के लिए भी कुछ यौगिक बताए गए हैं, जिसमें अर्थरवेद में मेंशन है, ठीक ना। कंपलसिका, पातंगा, जटुका, ये सब नाम है। डाई वगैरह जो होता है, जैसे आप लोग वो होता है ना डाई, या जैसे हेयर को रेड करने का वो सब होता है, तो वो सब भी उसमें मेंशन है। और बरामीर की बृहत संहिता में इत्र के बारे में, यानी सेंट जो कहते हो, कांतिवर्धकों यानी क्रीम के बारे में भी बात की गई है। केस रंगने का रंग जो होता है बनाने के लिए एक पौधा होता था, जैसे नील होता था, खनिज, ये सब चीज़ें उसमें बताई गई हैं। भारत में इस अवधारणा का आगमन कि द्रव्य अविभाज्य कणों से बना है, ठीक है ना। इसके बारे में BC के यानी बिफोर अंतिम शताब्दी में, जैसे मान लो आज से 2000 साल पहले ही एक चालू हो गया था कि जो द्रव्य है वो अविभाज्य कणों से मिलकर बना है, ठीक है। और 6000 BC में जन्मे आचार्य कणा, जिनका वास्तविक नाम कश्यप था, परमाणविक सिद्धांत के प्रस्तावक थे। तो आप समझिए कि परमाणु की खोज 600 BC में भी हो गई थी, और उन्होंने परमाणु सिद्धांत, बस आप ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है, इसको याद रखिएगा। बाय द वे कंपटीशन वगैरह में आपसे पूछा जा सकता है। ओके, सो यू हैव टू लर्न दिस पॉइंट। कुछ याद रहे चाहे मत रहे, ये याद रख लेना, ठीक है। हमको जो टॉपिक पढ़ना है वो सबसे पहले यही सब पढ़ना है। ओके, सो अगर नेक्स्ट देखोगे तो उसके बाद इन्होंने क्या कहा था कि सूक्ष्म अविभाज्य कणों से के सिद्धांत से प्रतिपादन हुआ है। इन कणों को उन्होंने परमाणु का नाम दिया था, ठीक है ना। यानी कि जो प्रत्येक पदार्थ जो है छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, जिसको हम लोग परमाणु कहते हैं। उन्होंने वैशेषिक सूत्र नामक पुस्तक लिखी थी इसके बारे में भी, और बताया था कि सभी पदार्थ छोटी इकाइयों का समूह, यानी छोटे छोटे कणों से मिलकर सभी पदार्थ बने हैं, ठीक। इस प्रकार से यहाँ पर आप देख सकते हैं। नेक्स्ट अगर इसमें देखेंगे हम लोग तो उतना चरक संहिता भारत का सबसे पुराना आयुर्वेद का ग्रंथ है। तो आयुर्वेद में जैसे आप, आयुर्वेद क्या होता है, उसमें जड़ी बूटियों, पौधों के जो औषधीय गुण होते हैं उनका अध्ययन किया जाता है। उसके बारे में बताया जाता है कि इस पौधे का पत्ती इस काम आती है, इस पौधे की जड़ इस काम आती है। तो उसमें रोगों के बारे में वहाँ पे मेंशन किया रहता है। तो वो चरक संहिता जो है भारत का सबसे पुराना आयुर्वेद है। तो ये क्या सब है, केमिस्ट्री ही तो है सब। आज जो दवा करते हो, सब यूज करते हो, सब क्या है, केमिस्ट्री ही है सब। तो केमिस्ट्री के बारे में यहाँ पर मेंशन है। सो अगर आप लोग और देखोगे इसमें तो वही पूरा उसमें लिखा हुआ है। नेक्स्ट अगर देखेंगे रसायन विज्ञान का महत्व क्या है, रसायन विज्ञान क्यों पढ़ना चाहिए। तो रसायन विज्ञान इसलिए कि रसायन विज्ञान में क्या है कि ये रसायन विज्ञान के सिद्धांतों का व्यवहारिक उपयोग, ठीक है ना, प्रैक्टिकल यूज़ बताया हूँ। प्रैक्टिकल यूज होता है कि जिसमें आप भाई पढ़ते हो, जैसे आप पूछते हो ना कि इसका काम क्या है, ये हम लोग पढ़ लिख के करेंगे क्या, तो वो उसी का आंसर है कि आप ये सब पढ़ के, केमिस्ट्री वगैरह पढ़ के मौसम विज्ञान के बारे में अच्छा से एक्सप्लेन कर सकते हो, और 5-10 दिन पहले बता सकते हो कि सुनामी आने वाला है। तो यही सब पॉसिबल है यहाँ से। उसके बाद मस्तिष्क की क्या कार्यप्रणाली, यानी आपका फंक्शन कैसे वर्क करता है, आपके माइंड का वो किस प्रकार से काम करता है, कंप्यूटर कैसे चलाया जाता है। कंप्यूटर के चलाने का मतलब उसको टाइपिंग नहीं सीखना है, उसका फंक्शन क्या है, कौन सा
केमिकल प्रोसेस उसके अंदर होता है, उर्वरक वगैरह बनाए जाते हैं, क्षार, अम्ल, लवण, रंग, बहुलक, दवाएं, साबुन, अपमार्जक, धातुएं, मिश्र धातुएं आदि, इन सब केमिस्ट्री का यूज करके हम लोग बनाते हैं। ओके, सो अगर आप लोग देखोगे इसमें कि रसायन विज्ञान से देखो राष्ट्र की अर्थव्यवस्था भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। इससे अगर आप वैक्सीन के टर्म में समझोगे तो भारत ने वैक्सीन बनाई, वो केमिस्ट्री ही पूरी है, और पूरी दुनिया को उसको बेचा भी और फ्री में भी बांटा। तो इससे क्या हुआ कि राष्ट्र की अर्थव्यवस्था उससे ज़्यादा सुदृढ़ हुई, लोगों का भरोसा मतलब भारत के प्रति जगह। सो ये केमिस्ट्री का। और आप लोग देखेंगे कि उर्वरक बनाया गया, जीवाणुनाशक, कीटनाशक, यानी ऐसी ऐसी फसलों को जिनको कीट पतंगे खाकर विनाश कर देते थे, उनके लिए क्या किया गया कि इन सब चीज़ों को लाया गया, उर्वरक बनाया गया, जीवाणुनाशक, कीटनाशक लाया गया, और उनकी किस्मों को भी, जो बीज होते थे उनकी किस्मों में भी बहुत ज़्यादा सुधार लाया गया। ओके, सो अगर नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखेंगे, देखिए औषधों के निष्कर्षण की विधियाँ भी बताता है इसके बारे में कि हम लोग थोड़ा सा काम कर सकते हैं। संश्लेषण होता है, किसी मेडिसिन को बनाने की प्रोसेस जो होती है उसको संश्लेषण कहते हैं। जैसे कैंसर की कुछ दवा याद रखिएगा, कैंसर की दवा है सिस्प्लाटिन और टेक्सोल। एक रिसेंट में दवा आई है अभी 2-3 दिन पहले, उसका नाम आप लोग खोज के मुझे बताइएगा कि कैंसर के लिए दवा बनाई गई है, वो बहुत ही कारगर है। और एड्स के लिए, ठीक ना, एड्स के लिए भी एक दवा है जिसको एजिडोथाइमिडीन कहते हैं, AZT। इसके बारे में भी याद रखना कि एड्स की दवा क्या है, एजिडोथाइमिडीन, और कैंसर की है सिस्प्टालिन और टेक्सोल। देखिए रसायन विज्ञान जो है राष्ट्र के विकास में भी बहुत अत्यधिक भूमिका निभाता है। जैसे कि इसके बारे में अगर हम लोग पढ़ेंगे तो चुंबकीय, विद्युतीय, प्रकाशीय गुणधर्म, हर पदार्थ का जब हम लोग इसके बारे में मतलब अध्ययन कर लेंगे कि उसका चुंबकीय गुण क्या है किसी पदार्थ का, तो चुंबकीय गुण पता होने के बाद क्या होता है कि उसमें हम लोग देखिए इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिज्म दोनों एक साथ लिंक होते हैं, और ये दोनों जब एक साथ रहते हैं तो आप समझिए कि आपका जो सिग्नल है, आपका जो इन्फॉर्मेशन वो प्रकाश की स्पीड से भी पहुंच सकता है। तो आप समझिए कि जो सूचनाएं आप यहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र करते हैं, ठीक है ना, या कोई फाइबर ही ऐसा बना लीजिए, कोई फाइबर क्या होता है, कोई ऐसी रस्सी बना लीजिए जो विद्युत का सुचालक हो। समझो पहली बात, आप जो धागा खरीदते हो कोई ऐसा बनाया जा सके फ्यूचर में कि वो क्या रहे, विद्युत का सुचालक रहे। तो इस प्रकार की चीज़ें भी मतलब खोजी जा रही हैं कि ऐसा पॉसिबल है या नहीं पॉसिबल है। तो वो सब हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे करंट बहता है, उसके लिए क्या फीचर होते हैं, कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, वो सब हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। बट आप यहाँ पे थोड़ा सा सरदर्द आपको पालना पड़ेगा कि आगे चल के इन्हीं सब टॉपिक के बारे में हमको यहाँ पे डिस्कस करना है। 11th-12th वही है बेसिकली। देखिए अतिचालक, सिरेमिक बताऊँगा आपको, सुचालक क्या होता है, बहुलक क्या होता है, प्रकाशीय फाइबर क्या होता है, ये सब चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे कि इसको बनाया भी गया है, रियलिटी भी है, ऐसा नहीं कि सपने में सब बात है, ठीक है ना। रसायन विज्ञान से क्या होता है, अम्ल, क्षार, रंजक, बहुलक इत्यादि बनाए गए हैं, और राष्ट्र की अर्थव्यवस्था बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है। केमिस्ट्री देखिए किसी भी राष्ट्र की उन्नति के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भारत में केमिस्ट्री का डेवलपमेंट बहुत अच्छे लेवल पर है, कोई दिक्कत नहीं है। इसीलिए मेडिसिन वगैरह देखेंगे इंडिया में विश्व के कंपेयर में बहुत सस्ती मेडिसिन है आपके इंडिया में। 1 रुपये का भी टेबलेट मिलता है तो भारत में मिलता है, ठीक है। तो वही बात है कि यहाँ पर दवाओं की इतनी ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग होती है, उसके पीछे कहीं ना कहीं जो केमिस्ट्री है हमारी, यही सबसे बड़ा फैक्टर है। और देखेंगे रसायन विज्ञान की सहायता से हमने बहुत सी चीज़ों को कंट्रोल भी किया है। जैसे कि समताप मंडल में आपका ओजोन अवक्षय होता है, ओजोन परत जो छेद हो रहा है, तो उससे पराबैंगनी किरणें धरती पर आती हैं और वो कैंसरकारी होती हैं और पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं। जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, CFC इनको कहते हैं, इनको भी हम लोग संश्लेषित कर रहे हैं। यानी जो ये प्रदूषक हैं, ये फ्रिज वगैरह, AC वगैरह से निकलते हैं और ये क्या करते हैं, पर्यावरण में ओजोन लेयर को क्षय करते हैं। तो ये सब चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। अब आगे और देखोगे तो जैसे कुछ ग्रीन गैसें हैं, ये ग्रीन गैसें क्या करती हैं, वायुमंडल का तापमान बढ़ा देती हैं। तापमान वायुमंडल का बढ़ेगा तो क्या होगा, वो जो पहाड़ों पर बर्फ़ जमी है, हिमालय पे जमी है, उत्तरी ध्रुव पर जमी है, वो बर्फ़ धीरे धीरे क्या करेगी, पिघलेगी। वायुमंडल अगर गर्म होगा तो, और जब पिघलेगी तो नदियों का जल बढ़ेगा, नदियों का जल बढ़ेगा तो बाढ़ आएगी, और जब बाढ़ आएगी तो पानी जाएगा समुद्र में, समुद्र का लेवल बढ़ेगा तो जो समुद्र किनारे देश हैं वो डूबने लगेंगे। सो इतना फैक्टर है ग्रीन हाउस गैसों को, तो उसको भी कंट्रोल किया जा रहा है।
देखिए गैस के बारे में ये सब पूरा स्टडी कर पाना किसके द्वारा संभव है कि कौन सी गैस टेम्परेचर बढ़ा रही है नहीं बढ़ा रही है, उसको स्टडी करने के लिए केमिस्ट्री जो है आपका बहुत ही ज़्यादा रोल प्ले करती है। सो अगर आप लोग देखेंगे और इसमें हम लोग एंजाइमों का भी उपयोग करते हैं और नवीन, ठीक है ना, कई प्रोडक्ट ऐसे बनाते हैं जो काफ़ी समझिए कि अच्छे होते हैं, क्वालिटी अच्छी होती है, ठीक है ना, और मार्केट में बहुत ज़्यादा परचेसिंग होता है उस सब चीज़ों का, यानी बिकती भी हैं। देखिए कोई एक ट्रेडिशनल चीज़ें निकलती है, स्टार्टअप अगर आप सुने होंगे ना, तो स्टार्टअप में ये होता है कि आप किसी भी चीज़ का, केमिस्ट्री का भी स्टार्टअप होगा कि इसमें कोई एक प्रोडक्ट है, ठीक है ना, बिस्किट बनाना है, आप 20 तरीके लेके आइए, ठीक है ना, और अच्छे अच्छे तरीके डेवलप करिए कि कितना फास्ट बना सकते हैं, उसमें कितनी अच्छी क्वालिटी होना चाहिए, हेल्थ पे क्या उसका इम्पैक्ट पड़ेगा। सो इन सब चीज़ों को हम लोग देख के पूरा ये सब काम करते हैं। तो सो ये यहाँ तक अभी आप लोग पार्ट 1 इसको देखिए, नेक्स्ट पार्ट अभी मैं अपलोड जस्ट कर दूँगा और आपको पूरा देखना है इसको अच्छे से, और जो जिसमें भी हाईलाइट किया हूँ उन सब चीज़ों को थोड़ा सा आपको सीरियसली पढ़ लेना है। ओके, ये आपके बोर्ड के लिए तो इम्पॉर्टेंट नहीं है उतना ज़्यादा, लेकिन कंपटीशन में इसका वेटेज बहुत ज़्यादा है। सो आपको इसको पूरा अच्छे से लर्न कर लेना। ओके, सो कैसा, अगर समझ में कोई पॉइंट नहीं आता तो आप लोग बता सकते हैं।